नमस्कार। समास के प्रकार के अंतर्गत आज हम कर्मधारय समास तथा द्विगु समास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इस परिभाषा को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे नील गगन। इस शब्द में प्रथम पद नील और दूसरा गगन है। इसका अगर विग्रह करके देखें तो नीला है जो गगन। अब इन दोनों शब्दों में विशेष्य और विशेषण का संबंध है। इसको समझने के लिए हमें विशेषण और विशेष्य को समझना आवश्यक है। तो विशेषण तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहा जाता है, और विशेष्य वह विशेषता किस संज्ञा शब्द की बताई जा रही है उस संज्ञा शब्द को विशेष्य कहा जाता है। तो इस बात को हम इस उदाहरण में देखते हैं। इसमें नीला जो है वह गगन की विशेषता बता रहा है, इसलिए नीला शब्द विशेषण हुआ, और गगन जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है तो गगन शब्द विशेष्य हुआ। अतः हम यह कह सकते हैं कि गगन की विशेषता बताई जा रही है इसलिए यह विशेष्य है, और गगन की विशेषता नीला बताई जा रही है इसलिए यह विशेषण हुआ। अब दूसरी बात करते हैं हम उपमेय और उपमान की। क्या होता है उपमेय और उपमान, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे, कमल नयन। अब इस उदाहरण में हम देखेंगे कि इसका अगर हम विग्रह करते हैं, कमल के समान नयन। अब उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है? उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, और उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए। अब इस उदाहरण में देखते हैं, इस उदाहरण में कमल से तुलना की जा रही है इसलिए कमल उपमान हुआ, लेकिन किसकी तुलना की जा रही है? नयन की, तो नयन उपमेय हुआ। तो हम इस उदाहरण से यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कमल उपमान है और नयन उपमेय है। अब ये कर्मधारय समास के बाद में हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में जो है, द्विगु समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद जो है वह संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। कहने का मतलब ये है कि द्विगु समास की पहचान यही होगी कि इसका जो प्रथम पद होगा वो हमेशा किसी न किसी संख्या के बारे में बताएगा, वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे नवरत्न। इस उदाहरण में पहला जो पद है वह नव है, नव अर्थात 9, तो यह एक संख्या का बोध करा रहा है। इसके साथ साथ यह समूह का भी बोध करवा रहा है। जैसे हमने परिभाषा में बताया कि समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। समस्त पद अर्थात दोनों पद जो मिल गए हैं। तो यह जो नवरत्न है इसका हम जब समास विग्रह करते हैं तो नवरत्नों का समूह। दूसरा उदाहरण देखते हैं, त्रिभुज। इसमें पहला जो पद है वह जो संख्या का बोध करवा रहा है, अतः यहाँ पर द्विगु समास हुआ। इसका हम विग्रह करके देखते हैं, तीन भुजाओं का समूह। अर्थात कहने का मतलब कि ये जो समस्त पद है यह समूह का बोध करवा रहा है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, पंचरत्न। इसमें भी पहला पद जो है वह पंच है जो संख्या का बोध करवा रहा है, और इसका हम विग्रह करके देखते हैं, 5 रत्नों का समूह। अर्थात ये जो समस्त पद है यह समूह का बोध करवाता है। चौथा उदाहरण हम देखेंगे, सप्तर्षि। इसमें भी पहला पद सप्त है, दूसरा शब्द ऋषि है, तो सप्त शब्द जो है वह संख्या का बोध करवा रहा है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं, 7 ऋषियों का समूह, तो ये सप्तर्षि शब्द जो है वह समस्त पद किसी समूह का बोध करवाता है।